एक जबरदस्त स्पाई एक्शन थ्रिलर, बड़े बड़े स्टार्स, करोड़ों का बजट। दूसरी तरफ एक असल जिंदगी का हीरो, एक शहीद जिसकी कहानी देश के लिए एक मिसाल है। और इन दोनों के बीच एक कानूनी लड़ाई जिसने पूरे बॉलीवुड में, आप कह सकती हैं कि हलचल मचा दी। आज हम धुरंधर फिल्म से जुड़े विवाद की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दिलचस्प कहानी बताती है। एक तरफ है फिल्म के मेकर्स जो मतलब चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, फिक्शन है। और दूसरी तरफ है मेजर मोहित शर्मा का परिवार, जिन्हें लगता है कि ये कहानी उनके बेटे की जिंदगी से चुराई गई है। तो यहाँ सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या धुरंधर वाकई मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक है जिसे फिक्शन का चोला पहना दिया गया है, या ये महज एक इत्तेफाक है? चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये गुत्थी उलझी कहां पर। बिल्कुल। और आज की हमारी ये बातचीत सिर्फ ये पता लगाने के लिए नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। हमारा मकसद है कि हम स्रोतों के आधार पर ये समझें कि फिल्म की ऑफिशियल पोजीशन क्या थी, परिवार की आपत्तियां कितनी गंभीर थी, और सबसे जरूरी, कानून और सेंसर बोर्ड ने इस मामले को कैसे देखा। हम तथ्यों के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब असलियत और कल्पना की दुनिया टकराती है तो वो पतली सी लाइन आखिर खींची कहाँ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। धुरंधर फिल्म है क्या, और मेकर्स का इस पर क्या कहना है? हमारे सोर्स बताते हैं कि ये आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी एक हिंदी स्पाई एक्शन थ्रिलर है। स्टार का जबरदस्त है, रणवीर सिंह लीड रोल में है, साथ में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना जैसे बड़े नाम। कहानी एक रॉ एजेंट और उसके बड़े बड़े खतरनाक ऑपरेशंस के बारे में है। सुनने में तो एक एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर लगती है। हाँ, सतह पर तो ये ही लगता है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आदित्य धर वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी, जो कि एक असली घटना पर आधारित थी। इसलिए जब उन्होंने ये फिल्म अनाउंस की तो लोगों के मन में ये उम्मीद जगी कि शायद ये भी किसी असली हीरो की कहानी होगी। इसी उम्मीद ने शायद इस विवाद को हवा दी। लेकिन मेकर्स ने, खासकर आदित्य धर ने, पहले दिन से ही अपनी बात बिल्कुल साफ रखी। और वो बात क्या थी? उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि धुरंधर मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक बयान में यहां तक कहा कि अगर वो कभी भविष्य में मेजर शर्मा पर फिल्म बनाने का सोचते भी हैं तो वो पूरे सम्मान के साथ और परिवार की पूरी इजाजत लेकर ही बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो न सिर्फ मौजूदा फिल्म पर अपनी स्थिति साफ कर रहे थे, बल्कि भविष्य के लिए भी एक तरह का वादा कर रहे थे। मतलब ये कोई बाद में दी गई सफाई नहीं थी जब विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने शुरू से ही ये लाइन पकड़ कर रखी थी। ये बात उनके पक्ष को काफी मजबूत बनाती है। बिल्कुल। और सिर्फ जुबानी तौर पर ही नहीं, उन्होंने कानूनी तौर पर भी खुद को सुरक्षित रखा। फिल्म के हर पोस्टर, हर ट्रेलर और प्रमोशन में एक डिस्क्लेमर यानी अस्वीकरण साफ साफ लिखा हुआ था, जिसमें कहा गया कि सभी पात्र, घटनाएं और कहानी काल्पनिक हैं और उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, ये डिस्क्लेमर तो हर दूसरी फिल्म में होता है, लेकिन इस केस में इसका वजन बहुत ज्यादा था। ये मेकर्स का पहला डिफेंस था जो वो पब्लिक और कानून दोनों के सामने रख रहे थे। ठीक है, तो मेकर्स का पक्ष तो शीशे की तरह साफ है। डायरेक्टर ने खुद कहा, फिल्म में डिस्क्लेमर भी है। तो फिर सवाल उठता है कि ये विवाद इतना बड़ा बना ही क्यों? जाहिर है मेजर मोहित शर्मा के परिवार को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उनका क्या कहना था और उन्होंने क्या कदम उठाए? यहीं से ये मामला भावनात्मक और आप कह सकते हैं कि संवेदनशील हो जाता है। मेजर मोहित शर्मा के माता पिता श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और श्रीमती सुषमा शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने सीधे सीधे फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। उनका दावा था कि फिल्म भले ही नाम बदल दे, कहानी थोड़ी बदल दे, लेकिन इसका सार और इसकी प्रेरणा उनके बेटे की जिंदगी से ही ली गई है। उनके लिए ये सिर्फ कॉपीराइट का मामला नहीं था, ये अपने बेटे की विरासत, उसकी शहादत के सम्मान का सवाल था। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। एक परिवार जिसने देश के लिए अपना बेटा खो दिया, उसके लिए अपने बेटे की कहानी को पर्दे पर किसी और रूप में देखना बिना उनकी सहमति के कितना मुश्किल होगा। उनके लिए वो सिर्फ एक कहानी नहीं, उनकी जिंदगी का हिस्सा है, उनकी यादें हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। परिवार की चिंता ये थी कि एक कमर्शियल फिल्म उनके बेटे की असल जिंदगी के बलिदान और शौर्य के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। हो सकता है कहानी को ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी जाएं जो उनकी असल शख्सियत से मेल ना खाती हों। यही डर उन्हें कोर्ट तक ले गया। तो अब हमारे सामने दो पक्ष थे। एक तरफ फिल्म मेकर की रचनात्मक स्वतंत्रता और दूसरी तरफ एक शहीद के परिवार की भावनाएं और उसकी विरासत का सम्मान। ये तो बहुत ही
पेचीदा स्थिति है। तो जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने क्या किया? क्या उन्होंने फिल्म देखी या सीधे कोई फैसला सुना दिया? नहीं, कोर्ट ने बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। कोर्ट ने खुद जज बनने के बजाय इस मामले को एक एक्सपर्ट बॉडी को सौंप दिया। उन्होंने ये केस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, अच्छा, सेंसर बोर्ड। जी, उनको भेज दिया। कोर्ट ने सीबीएफसी को निर्देश दिया कि आप इस फिल्म को देखिए, इसकी बारीकी से समीक्षा कीजिए और ये पता लगाइए कि क्या सच में इस फिल्म का मेजर मोहित शर्मा की कहानी से कोई सीधा या अहम कनेक्शन है या नहीं। वाह! तो कोर्ट ने गेंद सीबीएफसी के पाले में डाल दी। ये एक तरह से बहुत बड़ा दांव था, क्योंकि अब सब कुछ सेंसर बोर्ड की व्याख्या पर निर्भर करता था। सारी जिम्मेदारी अब सीबीएफसी पर थी। सही कहा। और ये एक तार्किक कदम भी था, क्योंकि सीबीएफसी का काम ही यही है, फिल्मों के कंटेंट का विश्लेषण करना। तो बोर्ड ने अपनी कमेटी बनाई, फिल्म को देखा और परिवार के दावों और मेकर्स की दलीलों दोनों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। और उनका जो निष्कर्ष निकला, उसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। और वो निष्कर्ष क्या था? यहीं पर तो सारा सस्पेंस है। सीबीएफसी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि फिल्म धुरंधर का मेजर मोहित शर्मा के जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है। बोर्ड ने इसे प्योर फिक्शन यानी एक शुद्ध काल्पनिक कहानी माना। इस एक रिपोर्ट ने परिवार की याचिका के कानूनी आधार को बहुत कमजोर कर दिया और फिल्म की रिलीज का रास्ता लगभग साफ हो गया। मुझे ये बात थोड़ी हैरान करती है। सिर्फ ये कह देना कि कहानी अलग है काफी नहीं लगता। परिवार को जरूर कोई ठोस वजह दिखी होंगी, कोई समानताएं नजर आई होंगी। सीबीएफसी को किन बारीकियों में जाना पड़ा होगा ये तय करने के लिए कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या उन्होंने अपने फैसले के पीछे कोई ठोस कारण बताए? हाँ, और यही इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि उसके पीछे की वजह भी बताई। हमारे स्रोतों के मुताबिक सीबीएफसी ने मुख्य रूप से 2 बड़े आधारों पर यह फैसला लिया। अच्छा, वो क्या थे? पहला आधार था कहानी, किरदार और घटनाओं में जमीन आसमान का फर्क। सीबीएफसी ने पाया कि फिल्म का जो प्लॉट है, मुख्य किरदार का जो कैरेक्टर आर्क है, जो मिशन दिखाए गए हैं और जो उसकी निजी जिंदगी के पहलू हैं, वो मेजर मोहित शर्मा की वास्तविक जिंदगी से बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कि मेजर शर्मा की जिंदगी का एक अंडरकवर एजेंट होना वाला पहलू एक बेसिक आइडिया हो, लेकिन उसके ऊपर जो पूरी कहानी बुनी गई वो पूरी तरह से काल्पनिक थी। किरदारों के नाम, उनके रिश्ते, मिशन को अंजाम देने का तरीका, सब कुछ अलग था। तो मतलब उन्होंने एक-एक चीज को मिलाकर देखा होगा और पाया होगा कि दोनों में कोई सीधी लाइन नहीं खींची जा सकती। लेकिन एक स्पाई की कहानी में कुछ चीजें तो मिलती-जुलती लग ही सकती हैं, जैसे देश के लिए लड़ना, मिशन पर जाना। बिल्कुल। और यहीं पर उनका दूसरा कारण काम आता है, जो मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीबीएफसी ने असलियत और सिनेमाई मनोरंजन के बीच एक बहुत साफ फर्क किया। उन्होंने कहा कि मेजर मोहित शर्मा के ऑपरेशंस असली दुनिया के थे, ठोस जमीनी हकीकत पर आधारित, जिनमें खास तरह का अनुशासन और प्रक्रिया होती है। जबकि धुरंधर का जो कथानक है वो पूरी तरह से मनोरंजन केंद्रित है। उसमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस हैं, ड्रामा है, सस्पेंस है और कहानी को रोमांचक बनाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें जोड़ी गई हैं जो असली दुनिया के ऑपरेशंस में मुमकिन ही नहीं है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। मतलब एक असली सैनिक का जीवन और एक फिल्मी जासूस का जीवन, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक में देश सेवा और बलिदान का जज्बा है, दूसरे में बॉक्स ऑफिस और मनोरंजन का गणित। एकदम सही। सीबीएफसी ने शायद यही देखा कि फिल्म का मकसद मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी को दिखाना नहीं, बल्कि जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल की तर्ज पर एक काल्पनिक स्पाई हीरो बनाना था। जहां एक असली ऑपरेशन में शायद महीनों की प्लानिंग और खामोशी होती है, वहीं फिल्म में हर 10 मिनट में एक धमाका और एक कारचिज दिखाया जा सकता है। इस सिनेमाई छूट, मतलब सिनेमैटिक लिबर्टी ने ही फिल्म को एक बायोपिक होने के आरोप से बचाया। सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम यही देखना है कि क्या फिल्म किसी की असल जिंदगी को सीधे तौर पर कॉपी कर रही है या सिर्फ एक आइडिया से प्रेरणा लेकर अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया बना रही है। इस मामले में उन्होंने पाया कि ये एक काल्पनिक दुनिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मैं एक बार कोशिश करती हूँ। पहली बात, क्या धुरंधर मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक है? हमारे पास मौजूद कानूनी और आधिकारिक जानकारी के हिसाब से जवाब है नहीं। सही, कानूनी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, क्या मेकर्स ने इस बारे में कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की,
जवाब है नहीं, बल्कि उन्होंने शुरू से ही इसे काल्पनिक बताया और डिस्क्लेमर भी इस्तेमाल किया। एकदम स्पष्ट, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भ्रम नहीं रखा। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, कानूनी प्रक्रिया का नतीजा क्या रहा? जवाब है, परिवार अपनी चिंता को लेकर कोर्ट गया, लेकिन सीबीएफसी की समीक्षा के बाद फिल्म को एक काल्पनिक कहानी का सर्टिफिकेट मिल गया, जिससे उसकी रिलीज का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल, स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर स्थिति यही है। यह मामला दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सच्ची घटनाओं से मिलती-जुलती कहानियां विवादों को जन्म दे सकती हैं, भले ही उनका इरादा बायोपिक बनाने का ना हो। कई बार दर्शक और परिवार वाले उन बिंदुओं को जोड़ लेते हैं जो शायद मेकर्स के दिमाग में भी ना हो, खासकर जब विषय किसी राष्ट्रीय नायक से जुड़ा हो। तो अब जब हमारे सामने सारे तथ्य हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि ऐसे मामलों का महत्व क्या है। ये सिर्फ एक फिल्म और एक परिवार के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इससे कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहानियों को कैसे देखते हैं, खासकर जब वे असल जिंदगी के नायकों के आसपास घूमती महसूस होती हैं। सही कहा। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम विचार के साथ छोड़ जाती है। जब कोई काल्पनिक कहानी किसी वास्तविक नायक के जीवन की घटनाओं से थोड़ी बहुत मिलती-जुलती लगने लगे, तो रचनात्मक स्वतंत्रता और किसी की विरासत के सम्मान के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? इस केस में कानून ने अपना फैसला सुना दिया, सीबीएफसी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बाकी है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि भले ही कानूनी तौर पर फिल्म को क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन जनता और उस नायक के परिवार की नज़र में प्रेरणा और नकल के बीच क्या फर्क होता है? क्या एक डिस्क्लेमर लगा देना किसी फिल्म मेकर की नैतिक जिम्मेदारी को खत्म कर देता है? और क्या हर कहानी जो किसी असली हीरो से मिलती-जुलती लगे, उसे उस हीरो के परिवार की सहमति की जरूरत होनी चाहिए, भले ही वो कानूनी तौर पर जरूरी ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी कानून की किताब में नहीं है, बल्कि हमारे समाज और सिनेमा की आपसी समझ में छुपा है। और इसका जवाब शायद हर व्यक्ति अपने नजरिए से अलग-अलग ही देगा।